Hello, aspirants. Welcome to this special orientation session on History Optional. I am Dr. Mohammad Zia, and this session will tell you that History Optional का importance क्या है अगर आपने opt किया है और कैसे ये one of the most interesting as well as scoring optional हो सकता है आपके UPSC एग्जामिनेशन करियर। एक बेसिक सवाल जो पूछा जाता है एंड दैट very fundamental question is which optional to choose and which optional is more scoring. Now there are various factors which determine about what optional to choose. Of course आपका इंटरेस्ट इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपका जो एक बैकग्राउंड है वो आपकी अप्रोच, apart from that, of course, overlapping with GS, availability of materials and other such things plays a very important role in determining the optional. Well, अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो या तो आपने हिस्ट्री ऑप्शनल चूज कर लिया है या you are or history optional is among the shortlisted optionals that you are thinking about, then you are at the right place whether to take this decision or not. Now about history. It is said that history forget those who forget it. हिस्ट्री ऑप्शनल अपने आप में एक इंटरेस्टिंग जर्नी है जहां आपको हिस्ट्री समझने को मिलता है, ना सिर्फ सीखने को, बल्कि ये भी पता चलता है दैट हाउ वी हैव अराइव्ड और व्हाई वी रीड हिस्ट्री, बिकॉज वी वांट टू नो दैट द सोसाइटी दैट वी लिव टुडे, आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, आज हम जिस भारत को देख रहे हैं, उसकी जर्नी क्या थी। अब हिस्ट्री इज डिफाइन करने पे आएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने अपना अपना व्यू दिया है। लेकिन हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक सिस्टमेटिक स्टडी है ऑफ पास्ट इवेंट्स। उसके हम एक इवेंट, हिस्ट्री में कोई भी एक इवेंट हुआ, वो इंडियन नेशनल मूवमेंट, क्योंकि सबसे इजीली अगर आप इस पूरे प्रोसेस में आप रिलेट कर पाएंगे तो वो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, और हम उसी का एग्जाम्पल लेके बहुत जगह चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। अब जब आप इस पूरी जर्नी को, इस पूरे सिलेबस को देखते हैं तो सिलेबस कहने को 4 लाइन 5 लाइन में खत्म हो जाएगा, लेकिन हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसके पूरे सिलेबस का है वो ये है कि जो दूसरे ऑप्शनल्स है ना, विदाउट एनी ऑफेंस टू एनी अदर ऑप्शनल, विदाउट एनी काइंड ऑफ बायसनेस, कुछ एस्पेक्ट्स हैं। जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है करंट इवेंट्स का। करंट इवेंट्स की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो आपके करंट अफेयर्स हैं उसका क्या रोल है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सवाल यह है कि क्या हिस्ट्री ऑप्शनल में ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं? क्या करंट इवेंट्स का, करंट जो हम करंट अफेयर्स कहते हैं कॉमनली, क्या उसका कोई रेलेवेंस है हिस्ट्री ऑप्शनल में? बाय एंड लार्ज आई वुड से अ बिग नो। मींस एक एस्पेक्ट ये है कि हमारा जो हिस्ट्री ऑप्शनल का सिलेबस है दैट इज मोर स्टैटिक इन नेचर। एक फिक्स्ड सिलेबस है, हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, उसको भी क्लासिफाई करेंगे। एक फिक्स्ड एस्पेक्ट। दूसरा, हिस्ट्री ऑप्शनल में या किसी भी और ऑप्शनल में जो पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं, खासतौर पे ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस के, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स का। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, वहां तो पूरा एक चैप्टर थिंकर्स पे है। आप इवन आप ज्योग्राफी लेंगे तो आपको ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां आपको थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। फिलोसफी तो इट इज ऑल अबाउट देम, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। तो मेजर जितने इकोनॉमी मेजर जितने जो पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं वहां पर आपको दिखता है कि दैट देयर इज अ रोल ऑफ थिंकर्स एंड यू हैव टू इंडल्ज इनटू अ वेरी डीप
थॉट प्रोसेस की यहाँ पर क्या है क्या नहीं है, मार्क्स ने क्या कहा या प्लेटो ने क्या कहा या मॉन्टेस्क्यू ने कहा क्या, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ आएंगे तो टेलर और फियोल और मैरी पाकर फॉलेट, इन सब के बारे में आपको इन डेप्थ पढ़ना होता है। और यहाँ पर ये सब्जेक्ट चैलेंजिंग हो जाते हैं। क्या ऐसा कोई एस्पेक्ट हिस्ट्री ऑप्शनल के सिलेबस में है? I'll say again a big no. There's no nothing like this. तो दो चीजें सॉर्ट आउट होती हैं यहाँ पे कि हमको इस तरफ तो नहीं जाना है, मतलब हमारे सिलेबस पे करंट इवेंट्स का रोल नहीं है, और अगर हमारे सिलेबस पे करंट अफेयर्स का रोल नहीं है तो देन इट बिकम्स अ कंपैरेटिवली इजी, आई वोंट से इजी बट अ सिंपल अफेयर टू कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि अब हमें ये पता है कि बाहर जो हो रहा है उससे, क्योंकि इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स। अभी व्हेन आई विल क्लासिफाई द सिलेबस देन यू विल कम टू नो कि कहां तक और कितना पढ़े। सो एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट है कि जब आप दूसरे ऑप्शंस देखते हैं तो वहां थिंकर्स, थ्योरीज हैं, थिंकर्स हैं, फिलोसोफर्स हैं, उनकी बातें, उनके एस्पेक्ट्स, और वो एक अपने आप में एक इन डेप्थ स्टडी हो जाती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। नो ऑफेंस, हिस्ट्री में हाँ हम थोड़ी बात करेंगे, लेकिन वो हम बात क्या करेंगे, वो हम बात करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू हिस्टोरियोग्राफर्स। या हम बात करेंगे अबाउट हिस्टोरियोग्राफी। नाउ इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इन दिस कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, यहां हमको बिल्कुल समझना पड़ेगा कि अब ये हिस्टोरियोग्राफी क्या है, ये किसी भी हिस्टोरियन का, क्योंकि एक इवेंट हुआ, फॉर एग्जांपल इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट पे अगर आप नेशनलिस्ट व्यू देखेंगे, नेशनलिस्ट व्यू यानी कि आप सरदार पटेल या पंडित नेहरू का व्यू देखेंगे, या और जो दूसरे नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस हुए हैं उनकी बात करेंगे, तो उनका एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, जहां उन्होंने नेशनलिज्म को हाईलाइट किया और नेशनलिज्म को एक बाइंडिंग फोर्स बताया, एंड दे से दैट यस ये, और यहाँ पर रोल ऑफ लीड, सोर्स ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स और जो भी चीजें हुई उसको नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव से बताया। ऑन द कॉन्ट्ररी वी हैव द मार्क्सिस्ट स्कूल, जिसने इसी नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल मूवमेंट में रोल ऑफ पीजेंट्स की बात करी, रोल ऑफ जो जो वर्कर्स थे, जो मजदूर थे, उनकी बात करी, उन्होंने उनके पर्सपेक्टिव से उसी इवेंट को देखा। अगर बात करें सबाल्टर्न स्कूल की, सबाल्टर्न स्कूल ने कहा कि नहीं, आपको इसको सिर्फ किसी पर्टिकुलर मास के, किसी पर्टिकुलर क्लास के बारे में नहीं देखना है, आपको देखना है कि आम आदमी का क्या रोल था। इनका ये कहना था गांधी जी क्यों लीडर बने, क्योंकि मासेस ने उनको सपोर्ट किया। एक लाइन में अगर सबाल्टर्न स्कूल की फिलॉसफी को समझे तो वो कहते हैं कि masses were not the participants in the national movement, masses were the leaders in the national movement। तो उन्होंने इसी इंडियन नेशनल मूवमेंट को जो है एक बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा। फिर इसी वक्त जो है वो कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी आ जाती है, या कैम्ब्रिज स्कूल आ जाता है, जो कि ब्रिटिश पर्सपेक्टिव से उसी इवेंट को देख रहा है। तो हमें यहाँ बात करनी है, ऐसा नहीं कि हम यहाँ हिस्टोरियंस की बात नहीं करेंगे या हिस्टोरियोग्राफर्स की बात नहीं करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे, हम स्कूल्स को समझेंगे, लेकिन दैट इज विथ रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर इवेंट, और वहां पर एक ही इवेंट से रिलेटेड 3-4 एस्पेक्ट्स आपको मिलते हैं, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डील। तो वो thinkers, philosophers, and where that in other optionals where these thinkers, philosophers and theories are going to make a major part of this, here it is just a supporting element। जहां पर डिबेट है, क्योंकि अभी तक हम किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे, तो वो डिबेट चले जा रही है। जिस चीज का फैक्ट नहीं है, जो स्टैब्लिश्ड फैक्ट है, ऑब्जेक्टिविटी की अगर बात करें तो थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी एग्जिस्ट करती है। हिस्ट्री इज वेरी मच ऑब्जेक्टिव, लेकिन उसका एक सब्जेक्टिव अप्रोच भी है, उसका एक ओपिनियन एस्पेक्ट भी है, जहां पर डिफरेंट हिस्टोरियंस ने, डिफरेंट हिस्टोरियोग्राफर्स ने अपने अपने ओपिनियन दिया। हमें सिर्फ इतना देखना होता है। एंड इस पूरे ऑप्शनल का जो खासतौर पर जिनका हिस्टोरिकल या जो जिनका हिस्ट्री का बैकग्राउंड नहीं है ना, उनके लिए एक और चैलेंज आता है। वो कहते हैं कि सर हमें हिस्ट्री का अगर ऑप्शनल है तो हमें बहुत सारे जो है वो डेट्स याद करनी पड़ेंगी, बहुत सारे ईयर्स याद करना पड़ेंगे, नथिंग लाइक दिस। क्योंकि हमने क्या कहा, हम यहाँ हिस्ट्री को
एक डिफरेंट एस्पेक्ट से समझने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड, दे आर जस्ट इंडिया नॉट, इट इज नॉट अबाउट फैक्ट्स। और जो लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मे बी इन योर ग्रेजुएशन, मे बी इन योर पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोनोलॉजी चल रही है ना, एक टाइम फ्रेम समझना इंपॉर्टेंट है। तो टाइम फ्रेम में अगर आप ये भी लिख रहे हैं दैट द फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th century was a period of political turmoil in Indian national movement, true। आपको जरूरत नहीं है कि आप 1905 लिखेंगे, 1907 लिखेंगे, 1909 लिखेंगे, या आप वर्ल्ड हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century, इंडियन हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो सेकेंड हाफ ऑफ द 19th century, जहां पे हमको पॉलिटिकल अपराइजिंग्स दिखते हैं, जहां पे हमको पॉलिटिकल पार्टीज का फॉर्मेशन दिखता है, विच इज बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट पोस्ट 1857। Now, here, if you are referring to this general time frame, you are absolutely correct. No one can take your marks on this part कि आपने इसका exact year नहीं लिखा, because वो आपका पर्पस वहां पर उस एग्जैक्ट ईयर को पता नहीं करना है। पर्पस ये है कि क्या आप उस टाइम फ्रेम में हुए इवेंट्स को रिलेट कर पाते हैं कि नहीं। तो ये भी एक मिथ है जो कि इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा, आप में से बहुत सारे लोगों ने हिस्ट्री ऑप्शनल का डिसीजन लें कि नहीं लें, इस पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि आपने जीएस में हिस्ट्री कैसे पढ़ी है। या अगर आप पीवाईक्यूज की बात करें तो आपने पीवाईक्यूज को देखा होगा कि अरे सर हिस्ट्री, जीएस हिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा वीवर्ड है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मीन्स कहाँ से क्वेश्चन आएगा, इवन आई कांट टेल, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई कैन टेल यू, आई कैन गारंटी यू कि ये पढ़ लो तो ये जीएस हिस्ट्री कवर हो जाएगा, क्योंकि वो एक अलग दुनिया है। उसका एक रीजन है कि हिस्ट्री जीएस, नो डाउट इसका एक ओवरलैपिंग पार्ट है। जीएस हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है ना, वो हो सकता है किसी सिविल सर्वेंट ने बनाया हो जो कि एक हिस्ट्री एंथुसियास्ट हो सकता है, पॉसिबल, फेयर एनफ होता है। इसीलिए आपको हो सकता है किसी ने जो है वो रिसेंटली जो है एक्सेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स के बारे में पढ़ा हो, इंस्पायर्ड हो फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क ड्यूरिंग दैट पीरियड, और से वो क्वेश्चन पूछ लेगा। किसी ने जो है अपनी लाइफ में ट्राइबल वेलफेयर पे काम किया तो ट्राइबल इंटीग्रेशन पे पूछ लेगा, एंड डिपेंड्स अपॉन दैट। तो वहां पर, क्योंकि वो स्कॉलर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, आई डोंट नो हु प्रिपेयर्स द पेपर, बट ठीक है, जनरली हम ये देखते हैं कि वहां पर एंथुसियास्ट होते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि ये एक एक्सपर्ट कमेटी होती है जो सिलेबस को डिफाइन करती है, यूपीएससी कमेटी स्टैब्लिश करती है सब्जेक्ट के ऑप्शनल के सिलेबस के लिए, और उसने एक सिलेबस डिफाइन किया हुआ है। तो यहां पर जो पेपर या जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो एक स्कॉलर पूछ रहा है, तो बड़ा ऑर्गेनिक क्वेश्चन होता है, बड़ा ही फंडामेंटल क्वेश्चन होता है। वहां वो इंटीग्रेशन नहीं है, वो एक बिल्कुल अलग दुनिया है। तो कभी भी, एंड आई विल से दैट जीएस हिस्ट्री इज कंपैरेटिवली डिफिकल्ट एज कंपेयर टू ऑप्शनल हिस्ट्री। ऑप्शनल हिस्ट्री इज सिंपल। I can tell you the syllabus and I'll tell you that you will get, if not 8, but yes, 5 to 6 questions, 7 questions from this part, maybe 6.5 question from this part, what I'm telling you in both the papers. Out of that, you have to attempt only 5. So here I can tell you that yes, based on my experience, based on my sometimes intuition, which I don't rely much on, but yes, यहाँ पर ये एक चीज है। तो जीएस हिस्ट्री को देख के, मतलब जीएस हिस्ट्री इज, यू कैन से इट इज अमेरिका, देन ऑप्शनल हिस्ट्री इज रशिया, इतना डिफरेंस है। दो सिलेबस एक ही, लेकिन क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है वो दोनों में बहुत अलग है। ठीक है, आप जनरल जीएस हिस्ट्री को देख के इंस्पायर हुए, वेल एंड गुड, लेकिन ये अगर आप वहां से इंस्पायर हो गए तो दिस इज गोइंग टू बी एन इजी टास्क फॉर यू कंपैरेटिवली, बिकॉज हियर अनदर, व्हाई आई एम टेलिंग दिस, जीएस हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस हैं वो करंट से इंस्पायर्ड बिल्कुल है, कई बार आते हैं, खासतौर पे आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में आप देखोगे कि करंट डिफरेंट इवेंट्स जो है वो डोमिनेट करते हैं। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो क्योंकि सिलेबस स्टैटिक है, स्कॉलर्स ने एक सिलेबस को डिफाइन कर दिया है कि यहां से यहां तक पढ़ना, यहां से यहां तक पढ़ना, यहां से यहां तक, और
जीएस का सिलेबस हर कुछ साल में पैटर्न जो है वो कुछ साल में ऊपर नीचे होता रहा, लेकिन अगर आप ऑप्शनल की बात करेंगे तो खासतौर पे जो हमारे पॉपुलर ऑप्शनल्स हैं उसमें पिछले कई सालों में कोई चेंज, इन कई डिकेड्स में कोई चेंज नहीं है। कुछ चीजें ऊपर नीचे होती नहीं, लेकिन ओवरऑल जो सिलेबस ओवरऑल जो सिलेबस का आउटलाइन है वो एक ही है। तो यहां पर हमें एक और चीज पता चलती है कि हमारा जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग, हमारा सिलेबस जो है ना वो बहुत ज्यादा वैसा नहीं है जैसा दूसरे ऑप्शनल का, आप चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ले लीजिए, सोशियोलॉजी ले लीजिए, क्योंकि वो इफेक्ट करता है, करंट इवेंट्स उसे इफेक्ट करते हैं। यहाँ इफेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड सिलेबस। और सिलेबस क्या है? वी हैव पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में क्या है? पेपर 1 के दो पार्ट्स हैं। पहला है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, सेकेंड इज मिडिवल इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, इन दोनों को हम जब पढ़ेंगे, हम इस और मैंने इन दोनों को दो थीम्स में डिवाइड किया हुआ है। पहली थीम है विच इज योर आर्ट एंड कल्चर एंड अनदर इज नॉन आर्ट एंड कल्चर। आई एम राइटिंग इट एएनसी एंड नॉन एएनसी। ये सिर्फ पेपर 1 की बात, एएनसी एंड नॉन एएनसी, आर्ट एंड कल्चर एंड नॉन आर्ट एंड कल्चर। दोनों को, एंशिएंट हिस्ट्री को भी हम आर्ट एंड कल्चर के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे और नॉन आर्ट एंड कल्चर पर्सपेक्टिव से भी पढ़ेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं आर्ट एंड कल्चर की, तो यहां हम क्या देखेंगे? यहां हम देखेंगे आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर, then you can say educational reforms, religion, philosophy. तो यहाँ पर जो आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड एस्पेक्ट है, एंशियंट हिस्ट्री हो चाहे मेडिवल हिस्ट्री हो, उसकी हम बात कैसे करेंगे? उसको हम देखेंगे इन द फॉर्मेट ऑफ दिस। ठीक है, दूसरा जो नॉन आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट है, जो नॉन आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट है, बहुत सिंपल है। सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। तो एंशियंट हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2 मिडिवल हिस्ट्री। पार्ट 1 कहां से आ रहा है? और इन दोनों को हम किन किन थीम्स पे पढ़ेंगे? आर्ट एंड कल्चर थीम्स के बेसिस पे देखेंगे। और जरूरी नहीं सारी दोनों थीम्स के सारे एस्पेक्ट्स हर जगह मौजूद हों, और ये भी जरूरी नहीं कि कुछ ही एस्पेक्ट्स मौजूद हो, सारे भी हो सकते हैं, उसमें से कुछ लिमिटेड एस्पेक्ट्स भी किसी पर्टिकुलर इवेंट पे, किसी पर्टिकुलर हिस्टोरिकल टाइम फ्रेम में आ सकते हैं। सो दिस इज योर पेपर 1। पेपर 2 again it has two sections, which is modern Indian history and second is modern world history. पेपर 2 में आपके दो सेक्शंस अगेन, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री वही एडवेंट ऑफ यूरोपियन से स्टार्ट करेंगे, इसी का कंटिन्यूएशन में यहां जहां खत्म होगा वो हम यहां पर स्टार्ट कर देंगे। एंड दैट इज लेट्स से स्टार्टिंग विद अराइवल ऑफ यूरोपियंस, और वहां से हम पढ़ेंगे टिल इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के बाद भी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे? दैट इज ब्रॉडली द नेहरूवियन पीरियड, रफली टिल 1964। तो 1964 तक का जो पार्ट है वो हम मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में करेंगे, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में करेंगे। मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करें तो हम शुरुआत करेंगे 18th सेंचुरी यूरोप से। एंड
अप टू 2000 तो कुछ लगभग आप कह सकते हैं कि 300 साल की वर्ल्ड हिस्ट्री हम देखेंगे, मेजर रेवोल्यूशंस देखेंगे, कॉलोनियलिज्म की बात करेंगे, कोल्ड वर्ल्ड वॉर्स की बात करेंगे। कई जगह आपको देखा होगा कि कई लोग जो है इसको रेनेसां पीरियड से स्टार्ट कर देते, कर भी सकते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे, बट इस उतना रेलेवेंट नहीं। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सिलेबस जो है वो क्या है, क्योंकि इस पूरे में अब आप देखोगे यहाँ पर ये आपको दिखेगा कि ये सर ये तो हमारे जीएस का भी सिलेबस है। बिल्कुल है, यही आपके जीएस का भी सिलेबस, ये आपके प्रीलिम्स मेंस दोनों में आएगा, ये आपके प्रीलिम्स में आएगा, मेंस में इसका कुछ पार्ट आता है, ये आपका प्रीलिम्स मेंस दोनों में आएगा। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, इसका पोस्ट इंडिपेंडेंस का हिस्सा जो है वो आपका फिर मेंस में आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो सिर्फ मेंस में है। तो क्या जीएस में एडवांटेज है? बिल्कुल। वो एडवांटेज ऐसे है कि जब आप ऑप्शनल पढ़ लेते हो, तो मैंने आपको बताया ना, जीएस जो हिस्ट्री का पार्ट है वो बहुत ज्यादा वेवर्ड है, वो अनसर्टेन है, उसकी कोई गारंटी नहीं। ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग the way UPSC is asking question, it may not come what we are teaching, because again, being a scholar, we can trust on a scholastic mind, but an enthusiast can go to any extent. यही हो सकता है ना, जैसे कई बार होता है सर बहुत अजीब सी किताबें आ गई, हो सकता है जिन 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 महानुभाव ने जो है वो पेपर सेट किया, उन्होंने वही किताब पढ़ी है, उनके वो कहीं किसी लाइब्रेरी को एक्सप्लोर कर रहे हैं और वो किताब उनके हाथ लग गई, उन्होंने सवाल पूछ लिया, सिंपल। लेकिन अगर आप यहां वेल वर्स्ड हैं, तो वो अनसर्टेनिटी जो दूसरे स्टूडेंट्स के लिए, दूसरे ऑप्शनल के एस्पिरेंट्स के लिए जो डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी है, उनके कंपैरिजन में आपकी कम हो जाती है। ये एडेड एडवांटेज है। तो उसका एडवांटेज यहां नहीं मिलेगा, लेकिन इसका एडवांटेज यानी कि ऑप्शनल का एडवांटेज डेफिनेटली मिलेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन जीएस। Even that will help in your essay paper. How? If you observe the debates, for example, पार्लियामेंट में डिबेट होती है, and I hope कि being an aspirant आपका एक keen इंटरेस्ट होना चाहिए पार्लियामेंट्री डिबेट्स के ऊपर, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसाइट देती हैं, बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव, पॉलिसी मेकर का व्यू पता चलता है। एक डिबेट सुनने में आपको नए तरीके मिलते हैं तर्क देने के। तो आप जितने भी मेजर पॉलिटिशियंस हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, लेट्स नॉट call them politicians, let's call them parliamentarians, जब आप पार्लियामेंट की डिबेट सुनते हो, आज की नहीं पुरानी भी आप सुनेंगे, जितने भी बड़े पार्लियामेंटेरियंस हैं, बड़े इन द सेंस सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं, जिनको बोलने में के लिए ज्यादा वक्त दिया जाता है, उनकी कोई भी डिबेट बगैर हिस्ट्री के नहीं। ये इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री। तो अगर आप कोई ऐसे भी लिख रहे हो, तो आपको एडेड एडवांटेज क्या है कि आपने यहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स पढ़े होंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स पढ़े होंगे, जो कि एटलीस्ट आपके ऐसे को स्टार्ट करने को, एक डिबेट को स्टार्ट करने को, एक आर्ग्यूमेंट को स्टार्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस बन सकता है, ये वाला एस्पेक्ट। सो दिस इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन योर जीएस प्रीलिम्स एंड मेंस, बट इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू ऑन वेरियस, आपको इसकी मदद मिलेगी इंटरनेशनल रिलेशंस में। क्यों? क्योंकि हम यहाँ 18th सेंचुरी मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आईआर का कोई क्वेश्चन आएगा, सारी कहानी तो जो है वो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, दुनिया आज के, इवन आज जो हम इतना कुछ क्राइसिस देख रहे हैं दुनिया में, चाहे वो मिडिल ईस्ट में हो रहा हो, चाहे वो यूरोप के अंदर हो रहा हो, चाहे वो साउथ अमेरिका में हो, चाहे सेंट्रल अमेरिका में हो, चाहे वो अफ्रीका में हो, हर जगह कुछ ना कुछ क्राइसिस चल रहा है। हम भी हैं, एक तरफ चाइना है, एक तरफ पाकिस्तान है, बांग्लादेश में क्राइसिस है, यूक्रेन रशिया में क्राइसिस है, मिडिल ईस्ट में है, सीरिया में है, लेबनान में है, हर जगह चल रहा है। लेकिन अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, और इन सब में आपको देखना पड़ता है, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस देखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि अरे सोर्स तो कहीं ना कहीं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में छुपा, मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री में छुपा हुआ है। इवन जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री को पढ़ेंगे, वहां पे हम नेहरू की, पंडित नेहरू की फॉरेन पॉलिसी के बारे में एक ब्रीफ डिस्कशन करते हैं, तो आपको ये पता चलता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है, जो आज हमारी फॉरेन पॉलिसी है, कितनी अलाइन है उस फॉरेन पॉलिसी से जो शायद हमने शुरुआत के वक्त, क्योंकि तब हमारी पोजीशनिंग थी।
At that time or point of time, we were having a different positioning. तब हमने पंडित नेहरू ने इंडिया को कैसे प्रेजेंट किया, ये बताता है आपको आपको यहाँ पर हिस्ट्री ऑप्शनल का एडवांटेज है। कहाँ? आईआर में आपको हिस्ट्री ऑप्शनल का एडवांटेज है in your in society and so that your social justice and that part. क्यों? चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स हो, चाहे वो फार्मर्स की बात हो, चाहे वो ट्राइबल्स की बात हो, चाहे वो किसी भी तरीके के सोशल ग्रुप की बात हो, अगर आप उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव वो यहां भी मिलता है, कास्टिज्म का यहां से मिलेगा आपको, द इम्पैक्ट ऑफ कास्टिज्म, द स्टार्ट ऑफ द कास्टिज्म दैट यू विल फाइंड फ्रॉम दिस पार्ट. Definitely when you are able to अंडरस्टैंड दिस, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पता है तो सोशल जस्टिस में भी मिलेगा. आप इकोनॉमी में कुछ करना चाह रहे हैं, स्पेशली जब आप एग्रीकल्चर की बात करते हैं, फार्मर्स की बात करते हैं, आप प्लानिंग की बात करते हैं, तो आपको हिस्ट्री में उसका जो है हिस्ट्री से आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं. So it is not just that history optional is going to help you. Even in ethics, you can use examples of this. It is not just that history optional is going to be something which is a part of overlapping GS. लेकिन GS में सिर्फ GS history ही overlapping part नहीं है. दूसरे भी टॉपिक्स हैं, दूसरे भी सब्जेक्ट्स हैं जहां पर आपको हिस्ट्री ऑप्शन का रेलेवेंस मिलता है. ना पहली चीज हमने क्या की सर, कमिंग बैक टू द पेपर, हमने पेपर के थीम्स बना लिए कि हमने इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस एज आई टोल्ड यू पिछले 40 साल के पीवाईक्यूज को देखेंगे. अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन रिपीटेशन का डिग्री क्या है वो क्वांटम जिसके बेसिस पे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं. विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. बट हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड, थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को समझने की कोशिश करते हैं. So our question paper again, पहले बात करते हैं पेपर 1 की. अच्छा, जो मैंने थीम्स बताई ना, पेपर 1, पेपर 2 के थीम्स भी उसी हिसाब से रहे. ठीक है, आप उसके हिसाब से उसको कर सकते हैं. सो पेपर 1 के अंदर होते हैं 2 सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी. So this is your question number 1, 2, 3, 4, which forms your question number section A, and 5, 6, 7, 8, which forms your question number section B. ठीक, out of which question number 1 and 5 are compulsory और आपको in total 5 questions attempt करने हैं. आपको in total कितने questions attempt करने हैं? आपको in total 5 questions attempt करने. तो अब बाकी 3 क्वेश्चन आप कहीं से भी कर सकते हैं. अच्छा, सेक्शन ए वही जो हमारा सेक्शन ए इधर था. सेक्शन ए क्या है? एंशिएंट. सेक्शन 2 मिडिवल. इसमें सेक्शन 1 जो है, सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच इज अ मैंडेटरी क्वेश्चन एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन अमंगस्ट ऑल ऑप्शनल्स. यस, दिस इज नॉट आई एम सेइंग जस्ट फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, आई एम सेइंग दिस इज अमंगस्ट ऑल ऑप्शनल. क्यों? क्योंकि आपका एक कंपल्सरी मैप का क्वेश्चन है जिसमें 2.5 मार्क्स के 20 आपको क्वेश्चंस होते हैं, सब क्वेश्चंस होते हैं, और उसमें आपका टोटल कितना है? 1 क्वेश्चन डायरेक्टली ऑफ 50 मार्क्स. 1 क्वेश्चन डायरेक्टली ऑफ 50 मार्क्स. आपको एक मैप दे दिया जाएगा, उस मैप के अंदर 20 स्पॉट्स होंगे. उन 20 स्पॉट्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और उनके बारे में एक छोटा सा हिंट लिखा होगा. उस हिंट के बेसिस पे आपको उस स्पॉट को आइडेंटिफाई करना है और उस स्पॉट के बारे में 30 वर्ड्स में एक शॉर्ट नोट लिखना है. सिंपल. अच्छा, अब यहां पर एक, क्योंकि सर ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां आप 45 मार्क्स तक ला सकते हो इसी एक क्वेश्चन. बाकी का इट इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट यहां पर आप 45 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हो अगर आप सही तरीके से हिट कर गए तो. अच्छा, मैपिंग करने के 2, मैपिंग पहली चीज एक प्रोसेस है. कई जगह आपने देखा होगा कि 15 दिन में मैपिंग कर लो, 20 दिन में मैपिंग कर लो, ठीक है, गुड फॉर रिवीजन. बट व्हेन विल बी डूइंग दिस, जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, जब हम हिस्ट्री ऑप्शनल को आगे लेके जाएंगे ना, तो मजे की चीज ये होगी कि वी विल बी डूइंग मैपिंग साइमल्टेनियसली. और फिर एंड में हम क्या करेंगे, जितना हमने पढ़ा, क्योंकि मैपिंग आप
सर ज्योग्राफी में मैप से वैसे ही डर लग रहा था, आपने इधर डाल दिया। लेकिन इंटरेस्टिंग ये है कि यहाँ पर आपको वो साइट्स हम व्हेन फर्स्ट हम उसको ऐसे स्पॉट करेंगे और आखिर में जब हम हर साइट के बारे में, हर स्पॉट के बारे में, हर साइट को जो है वो आइडेंटिफाई कर चुके होंगे, उसके बारे में समझ चुके होंगे, 2-2.5 महीने लगेंगे पेपर 1 कंप्लीट करने में। तो पेपर 1 जब आप कंप्लीट कर, और ये सेक्शन 1 से ही आना है, एंशिएंट से ही आना है। तो जब हम इस पार्ट को कंप्लीट करेंगे तो इस करीब 1.5-2 महीने के प्रोसेस में इजीली आप उस पूरे प्रोसेस को, मतलब वो मैप को आप एब्जॉर्ब कर चुके हो। फिर एंड में वो एक एक्सरसाइज करेंगे कि हाँ, देन विल यू नो हैव द ट्रिक्स ऑफ हाउ टू आइडेंटिफाई यू नो द वेरियस साइट्स। दिस इज इंटरेस्टिंग। तो मैप सीखना या मैपिंग का क्वेश्चन अलग से नहीं पढ़ना है, वो आपके पूरे जो आपका लर्निंग प्रोसेस है ना उसमें एम्बेडेड है, वो उस पूरे प्रोसेस में एम्बेडेड है, उसको आपको अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहां पर इसको अच्छे से करो। उसके बाद ये जो 4 क्वेश्चंस होंगे, ये जो 4 क्वेश्चंस होंगे, दे विल बी इन द फॉर्मेट ऑफ 20 प्लस 15 प्लस 15। दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पेपर 1, पेपर 2 की बात अलग से करेंगे। तो इनका क्या होगा, इसके अंदर 3 क्वेश्चंस 20 प्लस 15 प्लस 15 के फॉर्मेट में होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है सर, अब क्योंकि इक्विवेलेंट नंबर होना है ना, सो यहां पर आपको क्या मिलेंगे, यहां पे आपको 5 जो है वो शॉर्ट नोट्स मिलेंगे ऑफ 10 मार्क्स ईच। 5 into 10, say, हाँ मतलब 5 into 10 marks each, you will get 50 marks again in this question. And remember, this is a compulsory, this is a mandatory question. नीचे का फॉर्मेट फिर वही होगा, 20 plus 15 plus 15, फाइन, 20 plus 15 plus 15. Okay. So every question is of 50 marks, but यहाँ पर 3 sections होंगे हर क्वेश्चन में, और वो इस फॉर्मेट में आपको मिलेंगे। पेपर 2 थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि वहां पे मैपिंग का क्वेश्चन नहीं है, पैटर्न यही है। हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2, अगेन सेक्शन ए, सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, question number 1, 2, sorry, 5, 6, 7, 8. Again, here also similar way, question number 1 and question number 5 are compulsory. Fine. यहाँ वही पैटर्न है, लेकिन यहाँ पर एक चीज बदल जाती है। यहाँ पे क्या, नीचे के जो क्वेश्चन नंबर 2 जो नॉन कंपल्सरी क्वेश्चंस थे, जो नॉन कंपल्सरी क्वेश्चंस थे, उसमें क्या था, 20 प्लस 15 प्लस 15 का पैटर्न था। यहाँ पर आप देखोगे तो पैटर्न बदल जाता है, यहाँ इट इज 20 प्लस, तो उसके अंदर 3 सब क्वेश्चन और वो इस फॉर्मेट में होंगे। आपको सारे क्वेश्चंस को फिर वही, यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, तो चाहे आप इंडियन हिस्ट्री से उठा लीजिए 2 क्वेश्चन, या आप 2 क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से पिक कर लीजिए, चॉइस इज योर्स। नाउ द क्वेश्चन कम्स दैट हाउ मच टू राइट, क्योंकि पेपर के अंदर सिर्फ 2 जगह वर्ड लिमिट डिफाइन है, सिर्फ 2 जगह। एक तो ये क्वेश्चन नंबर 1, पेपर 1 सेक्शन 1, क्वेश्चन नंबर 1, यहां पर उन्होंने लिखा हुआ है कि 10 नंबर के 2.5 नंबर के लिए करीब 30 वर्ड जो है आप लिखिए, तो 30 वर्ड्स की वर्ड लिमिट यहां पर डिफाइंड है। और ये वाला जो पार्ट है जहां आपको 5 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, वो 5 शॉर्ट नोट्स आपको 150 वर्ड्स, तो ये हम इसको ऐसे लिखें कि अगर 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हमें कितना लिखना है, हमें 30 वर्ड्स लिखना है, ये डिफाइंड है। 10 मार्क का है तो हमें कितना लिखना है, 150 वर्ड, ये भी डिफाइंड है। अब सवाल है कि सर 15 नंबर के लिए और 20 मार्क्स के लिए कितना लिखा जाए, आप रिलेट कर लीजिए कि दैट इफ इट इज फॉर 10 इट इज
150 क्यों? क्योंकि वहां पे स्पेस तो लिमिटेड है, स्पेस तो डिफाइंड है, वर्ड लिमिट डिफाइन नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन स्पेस जो आपको एग्जामिनेशन में मिलने वाला है वो डिफाइंड है। उसके बेसिस पे आप कह सकते हैं कि दिस इज अराउंड 220 वर्ड्स रफली एंड दिस इज अराउंड 300 वर्ड्स। कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसी के बेसिस पे इनको। तो मैक्सिमम जो आपका आंसर होना चाहिए, मैक्सिमम कोई भी आंसर जो आपको यहां पर लिखना है वो आपको कितना लिखना है, वो 30 मार्क्स का लिखना है बेस्ड ऑन, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ये दो दो जो वर्ड लिमिट है इनको डिफाइन किया हुआ है, बाकी डिफाइंड नहीं, बाकी डिफाइंड नहीं। फाइन। सो वर्ड लिमिट भी डिफाइन हो गई। सर फिर एक सवाल आता है कि क्या क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, क्योंकि दो एस्पेक्ट्स हैं हमारे इस पूरे सेशन में कि व्हाट इज हिस्ट्री ऑप्शनल एंड व्हाई हिस्ट्री ऑप्शनल। राइट नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट इज हिस्ट्री ऑप्शनल, because this kind of approach has to be very focused. Again, we are not here to be historians, but yes, we are not going to be less than some history scholars as well. दोनों के बीच डिफरेंस है, हम हिस्टोरियंस बनने की रेस में नहीं है, क्योंकि हमारा पर्पस यहाँ हिस्टोरियन बनना नहीं, और इसलिए सवाल भी वैसे नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक सवाल जो बेसिक अगला हमारा एस्पेक्ट है कि सर लिखना है, दैट इज फाइन, लेकिन कितना लिखना। क्या सवाल रिपीट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैंने आपसे इंडियन नेशनल मूवमेंट का जिक्र किया। अब इंडियन नेशनल मूवमेंट से सवाल क्या आएगा? मास मूवमेंट्स की बात कर लेंगे तो स्वदेशी है, नॉन कोऑपरेशन है, सिविल डिसोबीडियंस है, क्विट इंडिया मूवमेंट। इन्हीं के डिफरेंट बेसिक वही होना है, थोड़ा बहुत इधर होके आता रहता है। पर्सनालिटीज की बात कर लीजिए तो महात्मा गांधी ऑफ कोर्स, पंडित नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, सरदार पटेल है, मौलाना आजाद, ऐसे 4-5। अब सर क्या बाकी इंपॉर्टेंट नहीं? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, लेकिन हमसे जो पूछा जा रहा है वो हिस्ट्री ऑप्शन, मतलब उन्होंने भी एक स्टैंडर्ड सेट किया हुआ ना, उन्होंने भी एक लेवल बनाया हुआ कि ठीक है यहाँ तक पूछना है, एमए हिस्ट्री वाला क्वेश्चन नहीं पूछना। जिन लोगों ने एमए हिस्ट्री कर रखा होगा उनको पता होगा कि कितना डाइवर्स सिलेबस आ जाता है। सिलेबस वही है, इवेंट्स वही हैं, लेकिन उसके एस्पेक्ट को जब आप समझने जाते हैं तो बहुत ही कहानी अलग हो जाती है जब आप एकेडमिक उसमें जा रहे हैं। दिस इज नॉट एकेडमिक कोर्स, दिस इज नॉट अबाउट हाउ मच you have learned, दिस इज अबाउट हाउ बेटर यू नो। कितना सीखा है उसमें इंटरेस्ट नहीं है। एकेडमिक जब आप मास्टर्स करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, डॉक्टरेट करते हो, वो पूछ रहे हैं, एग्जाम ले रहे हैं, वो एग्जाम लेके क्या पूछ रहे हैं कि तुमने कितना सीखा। यहां चेक कर रहे तुम कितना जानते हो और तुम उससे कितना समझते हो। सीखना इज अ डिफरेंट थिंग, उसको जानना, तो जानने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 4-5 मेजर इवेंट्स कौन से थे। पर्सनालिटीज की आप बात करो, यही होता है। इस बार महात्मा गांधी पूछा, फिर 3-4 साल बाद महात्मा गांधी आएंगे, उसके बीच में एक आध बार जवाहरलाल नेहरू पूछ लेंगे, फिर सुभाष चंद्र बोस पूछ लेंगे, फिर सरदार पटेल पूछ लेंगे, फिर वो गांधी जी पूछ लेंगे, फिर वो सरदार पटेल पूछ लेंगे। यही 5-6 में रोटेशन हो रहा है। ये पिछले 40 साल का पैटर्न है, 25 साल तो मिनिमम। इवन इफ यू टेक आफ्टर इफ यू टॉक अबाउट दिस मिलेनियम ओनली, दिस सेंचुरी ओनली, यही पैटर्न, यही घूम रहा है, रिपीटेशन, क्योंकि स्टैटिक है ना। हमने तो अपनी हिस्ट्री को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इंडियन हिस्ट्री को 1964 तक, हमने कहा नेहरूवियन पीरियड तक पूछेंगे, 1964 में नेहरू जी की डेथ हो जाती है, कहानी खत्म। कितना पूछेंगे उसमें से? और क्योंकि उसमें करंट को इंटीग्रेट नहीं करा है तो सिलेबस डिफाइन हो गया। इस पूरे प्रोसेस में आपका जो सबसे अच्छा दोस्त है वो है आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मिनिमम 25 साल के। और ये हम जब कोर्स को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तब हम इसके साथ में चलेंगे। हम पढ़ेंगे इस हिसाब से कि हमें, क्योंकि हमें क्यों कर, आप जब मास्टर्स करते हो या आप ग्रेजुएशन करते हो तो आप बोलते हो ठीक है, आई एम ट्राइंग टू बी एन एकेडमिक स्कॉलर, देन यू रीड इट इन दैट वे बिकॉज यू हैव टू लर्न इट। But here your target is not to prove how good history is yours. You have to just give a good answer to a question. Simple. दोनों में फर्क है। आप स्कॉलर से भी लोग अरे वो पता नहीं क्या हिस्टोरियोग्राफिकल बातें करेंगे, वो स्कॉलरिस्टिक बातें करेंगे, वो उनका डोमेन है, हमारा डोमेन नहीं है। हमारा पर्पस यहाँ हिस्ट्री के सवालों का जवाब दे के मार्क्स अच्छे स्कोर करना है, और आप किसी भी ऑप्शनल में अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो।
किसी भी ऑप्शनल में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री की बात है, आप इसमें अच्छा परफॉर्म करोगे, कोई ऑप्शनल ज़्यादा स्कोरिंग नहीं होता, कोई ऑप्शनल ज़्यादा, हाँ ये ज़रूर है कि बहुत कुछ मैटर करता है कि किस ऑप्शनल वाले ने टॉप कर दिया, तो थोड़ा सा वो चार्म बढ़ जाता है, और ये साइकिल चलते रहता है, क्योंकि कभी कभी कोई कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाता है, विच इज फेयर इनफ, फाइन। सो रिपीटेशन है, बिल्कुल है, कहीं जाने जाओ, किसी भी एस्पेक्ट में देख लो, क्या पूछेंगे, कभी मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पूछेंगे, फिर क्या पूछेंगे, फिर वो उसके ऊपर हिस्टोरियोग्राफिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन वाज इट सेंट्रलाइज्ड, व्हाट इज डिसेंट्रलाइज्ड, हर कोई अपनी हर हर स्कूल ऑफ हिस्ट्री जो है उसमें एक अपनी कहानी बता रहा होगा, हम उसको भी देखेंगे बस, कभी किसी स्कूल की कहानी पूछ लेंगे, कभी किसी स्कूल की कहानी पूछ लेंगे, और वही रिपीट होना, क्योंकि अब तो हिस्ट्री इज व्हाट, अगेन इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स, if it is history, if it is the study of past events, then they have happened. Now you cannot change the Mansabdari system, or now you cannot change what Akbar did, now you cannot change what colonial exploitation did to this country. That has been done, you cannot change it. So from where will you ask questions? There are only a limited set from where you can ask questions. That is why the tricky part becomes the map, क्योंकि वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो उस तरीके से बन जाता है, बाकी कहीं नहीं है, बाकी सब रिपीटेशन। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको एक चीज, हाँ पेपर 2 में एक चीज मिलेगी, जहां पे हमको थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पर आके अब एक और चीज है, देखो यहाँ क्यों ऐसा हो रहा है, आप देखोगे कि पेपर 2 में क्वेश्चंस बहुत स्टेटमेंट फॉर्मेट में वो आएंगे, और वो कोई ऐसा नहीं कि किसी ने कहीं किसी किताब में कुछ नहीं, वो प्रोमिनेंट, वो फेमस कोट्स हैं, वो फेमस स्टेटमेंट्स हैं, वो फेमस ऑब्जर्वेशन है, और जो पर्टिकुलर इवेंट है, जो पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसमें वो रेलेवेंट है, इसीलिए पूछा जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ सर, मिडिवल में इतना वो नहीं हुआ, मिडिवल या एंशिएंट में, मिडिवल में भी आ जाते हैं थोड़े बहुत स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, बट क्योंकि वहां अभी भी देखिए, जैसे जैसे हम वक्त में आगे बढ़ते गए, द रिकॉर्ड ऑफ द हिस्ट्री बिकेम मोर स्ट्रॉन्ग, जितना अच्छा रिकॉर्ड ऑफ हिस्ट्री होगा उतना अच्छा आपको उसको उतना अच्छा इंटरप्रिटेशन, वही हिस्टोरियोग्राफी इज व्हाट, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। So how will you interpret when you have more evidence, when you have strong historical sources, then you can interpret it better. Why we cannot better interpret Indus Valley civilization? Because we are not having ample historical facts or archaeological facts to interpret that. And whatever we are reading in terms of your history, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री की जब हम बात करें, या हम जो पढ़ते हैं कि हमने कहा ग्रेट बात कैसा था, अब ये तो हिस्टोरियोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है ना, ये तो उस इवेंट उस फैक्ट का इंटरप्रिटेशन नहीं कि ग्रेट बात मिला उसमें ऐसी ऐसी चीजें थी, ऐसा ऐसा होता होगा। द रीजन बिकॉज वी हैव स्टिल नॉट डिसिफर दी स्क्रिप्ट, हमारे पास स्क्रिप्ट तो है लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ कयास लगा रहे हैं, हम सिर्फ इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम एज एन हिस्टोरियंस कह लीजिए, आर्कियोलॉजिस्ट कह लीजिए, वो सिर्फ इंटरप्रेट कर, ये वहां पर, लेकिन आप जैसे ही मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ आते हैं तो यहाँ आपको दिखते हैं ओपिनियंस, हिस्ट्री थोड़ी सी सब्जेक्टिव हो जाती है, ऑब्जेक्टिविटी तो है लेकिन सब्जेक्टिविटी का रेशियो बढ़ जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर जेम्स मिल भी मिलते हैं, जेम्स प्रिंसिप भी मिलते हैं, आपको यहाँ पे नेहरू भी मिल रहे हैं, आपको यहाँ पे गांधी भी मिल रहे हैं, आपको सुभाष चंद्र बोस भी मिल रहे हैं, और हर किसी का अपना एक ओपिनियन है इस पूरे प्रोसेस में। वही पार्टीशन है, उसको लेके जिन्ना का ओपिनियन अलग था, सर इकबाल का ओपिनियन अलग था, उसको लेके हिंदू महासभा का ओपिनियन अलग था, तो यहाँ पर हमको इसलिए वहां पे स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, तो उसका रीजन है कि आपको इस पेपर 2 में आपको कुछ क्वेश्चंस जो है वो स्टेटमेंट, और वो मतलब अगेन रिमेंबर, वो स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं होंगे कि वो कुछ भी कहीं से भी उठा के बोल दिए, नहीं, स्टेटमेंट्स जो है वो बहुत ही रेलेवेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है, दे आर फेमस एज वेल। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, सर व्हाट बुक्स टू रेफर, व्हाट बुक्स टू रेफर फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल, ये आप इंटरनेट पे ढूंढोगे तो मिलेगा, लेकिन करना क्या है उस किताब का, सवाल ये नहीं कि किताब की लिस्ट मिल जाएगी, किताब की लिस्ट मैं भी अभी दे रहा हूं, लेकिन उस किताब का करना क्या है। I'll always say that when you are going for history optional book list,
4 सेक्शंस है हमारे। एंशिएंट, medieval, modern India and world। और मुझे आज भी मतलब विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम सेइंग, मुझे आज भी एनसीईआरटी से अच्छी किताब ऑप्शनल के लिए भी नहीं लगी। क्यों? बस उसको आपको करना कैसे है, उसको यूज कैसे कर पाएंगे, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर ये तो हम उसमें भी पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाई आई विल गिव यू 2 सोर्सेस फॉर एवरी। स्टार्टिंग विथ एंशिएंट हिस्ट्री। आप बोलोगे सर, मैं अब भी कहूंगा प्राइमरी रीड आर एस शर्मा, उस बुक को पढ़िए, इन बुक्स को पढ़िए, ये बहुत अच्छी किताबें हैं जो एनसीईआरटी से आर एस शर्मा है। यहाँ पर हम सतीश चंद्रा की किताब पढ़ते हैं, ठीक है। मॉडर्न इंडिया के लिए हम बिपिन चंद्रा को पढ़ते हैं। फाइन, वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप वहां, लेकिन आप यहाँ पर जो ये हिस्टोरियंस थे, इन्होंने इन किताबों को बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ है, विदाउट एनी यू नो डाउट आई कैन से दिस। इंफॉर्मेटिव है, ऑब्जेक्टिविटी मिलती है, सब्जेक्टिविटी भी मिलती है। और इन किताबों को अगर आपने नोट्स में कन्वर्ट कर दिया, द सीक्वेंस, द पर्सपेक्टिव, सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट, उसी का एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट दिख रहा है। वैसे हिस्ट्री नहीं लिखी है वहां पे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा चैप्टर मुगल, नहीं। अब देखोगे सोशियो रिलीजियस एस्पेक्ट अलग है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट अलग है। और ये जो किताबें हैं, ये अब भी इन माय ओपिनियन आर द बेस्ट सोर्स टू स्टडी इवन फॉर ऑप्शनल, बशर्ते आप क्लासेस के साथ इसको प्रॉपर इसको सप्लीमेंट करिए क्लासेस से, उस डायमेंशन को समझिए, इन बुक्स को और एक्सप्लोर करिए, इन्हीं बुक्स को। एंड आई कैन बेट दिस इज अबाउट ऑल एनसीईआरटीज, ऑल एनसीईआरटीज। इसके साथ कुछ एडेड मटेरियल डेफिनेटली लगेगा, लेकिन अगर आप इनको समझ गए तो यू हैव डन 80% ऑफ योर जॉब। फॉर 20% यस देयर इज सप्लीमेंटेशन, दिस अलॉन्ग विथ ऑफ कोर्स योर क्लासेस। तो कोर्स को अगर आप इनके साथ सप्लीमेंट करके चलोगे ना, यू आर गोइंग टू एंजॉय हिस्ट्री एंड यू आर गोइंग टू आंसर मैक्सिमम इन दिस। सर ऑल्टरनेट रीड भी है, बिल्कुल है। जब आप एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो आर एस शर्मा, आप इसके साथ आप कुछ पार्ट यहां से पढ़ सकते हैं, कुछ पार्ट आप उपिंदर सिंह से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सतीश चंद्रा की ही किताब है मेडिवल में। मेडिवल में कुछ इग्नू का मटेरियल भी रेलेवेंट है, लेकिन अगर आप इग्नू का मटेरियल के साथ या फिर आप सतीश चंद्रा की जो डिटेल्ड मेडिवल हिस्ट्री है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 ऐसे 2 वॉल्यूम्स में आती है, उसको रेफर कर सकते हैं। फाइन, आप बिपिन चंद्रा के साथ साथ यहाँ पर प्लासी टू पार्टीशन, शेखर बंदोपाध्याय, फाइन, उनकी किताब पढ़ सकते हैं, फ्रॉम प्लासी टू पार्टीशन, ब्यूटीफुल बुक, ब्यूटीफुल बुक। फाइन, थोड़ा सा इसमें भी कुछ इग्नू का मटेरियल सप्लीमेंट कर सकते हैं। रीजन एक और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मोस्टली वर्ल्ड हिस्ट्री की अगर बात करें तो नॉर्मन लॉवे के साथ सप्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, क्यों मैंने ऐसा कहा, थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, और यही तरीका है पढ़ने का, क्योंकि ये इधर जितने हैं ना मेजोरिटी इसमें मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, तो पर्सपेक्टिव थोड़ा सा जो है ना एक फोकस्ड हो जाता है। हम क्योंकि वो हमारे लर्निंग को नहीं, हमारी समझ को चेक कर रहे हैं, तो वो बोलेंगे ठीक है, ये तो है, ये भी पता है, whether you know it or not. So for that reason we have a different, or else these are the for paper, for the 4 year sections, 4 different books। अब सतीश चंद्रा की आप चाहे जो वो आजकल पुरानी एनसीईआरटी जो है वो ओरिएंट ब्लैक स्वान उसे पब्लिश करने लगा है, उसको आप पढ़ें। उसके साथ साथ जो है आप मेडिवल 1 और वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 मेडिवल इंडिया जो है सतीश चंद्रा की, वो पढ़ सकते हैं। दिस बुक्स आर फिनोमिनल।
मतलब कई ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी जो इन किताबों में मिल जाए. सो दीज आर गुड बुक्स, दिस आर द स्टैंडर्ड रीड. इससे ज्यादा यहीं पर थोड़ा सा हम मैपिंग के लिए हम in the class I will give you certain material, but overall it is this. Now I think both the questions are being answered, that what is history optional and why history optional. और अगर आपको इन दोनों चीजों में क्लैरिटी मिल गई है, then by this time if you're watching this video, I think you have decided to go through it. Let's take this as a challenge. Interesting hai. It is going to be a beautiful journey. I'm telling you, you're going to fall in love with history. इतनी खूबसूरत जर्नी होने वाली है हिस्ट्री ऑप्शनल की. आपको चीजों को देखने का, सोचने का, समझने का एक नया नजरिया मिलेगा और एक नया व्यू मिलेगा उस चीज का भी कि हम कहां से आए. हम एज इन आज जो हम हैं वो कहां से आए. So hope to see you in class soon. This is Dr. Mohammad Zia signing off. All of you have a great time. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.